मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय, दूसरा यूनिट बोल सकते हैं हम लोग, जिसका नाम है परमाणु संरचना। और इस परमाणु संरचना में हम लोग बहुत सारे जो है टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। लगभग ये अंतिम की ओर है हमारा जो लेसन है, और जितना भी इस लेसन में जो भी हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले तो हम लोग जितना देख रहे तो थ्योरी था, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये उससे कहीं क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इन सबको क्या करना है, हमको जो है पढ़ते जाना है, जिसमें दिया गया है हमारा क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, या इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। रियल में क्वांटम नंबर होता क्या है, क्या होते हैं, इसको हमको जानना है। अगर छोटे भाषा में देखें या इसको कम रूप में देखें तो क्वांटम जो संख्या होता है, क्वांटम जो नंबर होता है, वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है ना। इलेक्ट्रॉन का क्या बताता है भैया, एड्रेस बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जाता है, उसकी ऊर्जा कितनी होती है, उसकी आकृति कैसा होता है, उसका विन्यास कैसा होता है, ये सारे चीज़ को बताने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा क्वांटम संख्या कहलाता है। मतलब सिंपली अगर देखें तो एड्रेस बताने वाला, किसका एड्रेस बताने वाला भाई, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने वाला, या इलेक्ट्रॉन के बारे में जो पूर्ण जानकारी देने वाला जो भी संख्या होता है वही क्या कहलाता है, हमारा क्वांटम संख्या के नाम से जाना जाता है, या क्वांटम संख्या कहते हैं। तो सामान्य परिभाषा से आप लिख सकते हैं कि क्वांटम संख्या वे संख्याएँ होती है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण क्या करती है, जानकारी देती है। जैसे उसकी ऊर्जा क्या है, उसकी आकृति क्या है, उसके विन्यास क्या है, उसका चक्रण कैसे होता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा क्वांटम संख्याएं। तो हम उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं और आगे क्या करते हैं भाई, बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है भाई हमारा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, संख्या वे संख्या होती हैं, वे संख्याएं होती है, वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या करती है हमारे भाई, संपूर्ण जानकारी देती हैं, संपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, प्रदान करती हैं। जैसे है ना, जैसे हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, ऊर्जा। जैसे हम लिख सकते हैं ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गया, आकृति हो गया, आकृति है ना, अभिविन्यास, विन्यास, चक्रण है ना, आदि की जानकारी क्या होती है, हमको यहाँ से प्राप्त होती है, वही क्या कहलाती है, हमारी क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन की आकृति कैसा है, इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या है, चक्रण आदि की क्या देती है, जानकारी देती है भाई, जानकारी देती है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वांटम जो नंबर है उसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जानकारी देती है। आप कई तरीक़ा से परिभाषा लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताती है, इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण जानकारी देती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। और ये अपनी भाषा में हम लोग लिख दिए हैं भाई क्या, कि क्वांटम संख्या क्या होता है, तो वे संख्याएँ जो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या करती है, हमको संपूर्ण जानकारी देती है, वही क्वांटम संख्या कहलाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आकृति, अभिविन्यास, चक्रण आदि की जानकारी देती है, यही क्या कहलाती है भाई, क्वांटम संख्याएं कहलाती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है, संख्याएं कहलाती है ना। तो ये परिभाषा हो गया। अब यहाँ पर क्वांटम संख्या की परिभाषा हो गया, मतलब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस सेल में है, इसकी जानकारी देती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इस सेल के किस सब सेल में है, इसकी जानकारी देती है। और सेल के वो किस ऑर्बिटल में है, उसकी जानकारी देती है। और अंत में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होती है किस सेल में है, किस सब सेल में है,
किस ऑर्बिटल में है, इसकी जानकारी देने वाला को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल किस सब सेल में है और सब सेल किस सेल में है, तो ये आपकी क्या होती है, क्वांटम संख्या को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ये जो संख्या है ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के भाई, 4 प्रकार की। पहली होती है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या नंबर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्या बोलते हैं भाई, क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, नंबर कहा जाता है। तो ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा इसमें जो प्रकार है, ये दूसरा प्रकार क्या है, इसको देखना है। दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये होता है हमारा भाई द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, ये हमारा हो गया द्विगंशी। इसको बोलते हैं एजीमुथल क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं इसको, है ना। ये हो गया 2 प्रकार। तीसरा जो प्रकार है इसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको भाई। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक क्या बोलते हैं इसको, क्वांटम नंबर बोलते हैं, है ना, क्वांटम नंबर कहा जाता है। और एक लास्ट होता है हमारा 4th नंबर, वो होता है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो इस तरीक़ा से क्वांटम संख्या जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। इसको हम जो है स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं भाई, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो कितना प्रकार हो गया हमारा, 4 प्रकार हो गया हमारा किसका, क्वांटम संख्या का। तो इस प्रकार से ये चारों प्रकार को हमको पढ़ना है और इन चारों प्रकारों से ही हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या होता है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है ना। कौन कौन से हैं भाई हमारा, ये देखो मुख्य क्वांटम, द्विगंशी, चुंबकीय और ये चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन्हीं क्वांटम नंबर के द्वारा ही हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलता है। यहीं से हमको जानकारी मिलता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सेल के वो किस सब सेल में है और सब सेल के किस ऑर्बिटल में है। यही जानकारी ये चारों क्वांटम संख्या देता है और इससे हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है भाई। चलिए तो हम चलते हैं एक एक करके सारे क्वांटम संख्या को पढ़ते जाते हैं। पहला हमारा दिया है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, पहला क्या दिया है हमारा, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जैसे हम ये बताएं, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है, तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है इसको हम लोग पॉइंट करके क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो मुख्य क्वांटम संख्या, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, मुख्य क्वांटम जो संख्या है, इस मुख्य क्वांटम संख्या की बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि इसको n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भाई, इसको स्मॉल n से क्या करते हैं हम लोग, दर्शाते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, किससे दर्शाते हैं इसको, स्मॉल n से दर्शाते हैं। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। ये पहला है, स्मॉल n से क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पूरा लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि किसको हमारा भाई, हमारा मुख्य जो क्वांटम संख्या होता है उससे किसे दर्शाते हैं, हमारा स्मॉल m से दर्शाते हैं। अगर हम क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है वो मुख्य ऊर्जा स्तर को या मुख्य कोश की क्या करता है, हमको जानकारी देता है, कोशों की क्या करता है, जानकारी देता है। तो दूसरा पॉइंट लिखा जा सकता है कि मुख्य जो क्वांटम संख्या होता है वो किसकी जानकारी देता है भाई, कोश की जानकारी देता है, सेल की जानकारी देता है। कौन हमारा, कि हमारा जो ये बोल सकते हैं कि हमारा जो क्या होता है, मुख्य क्वांटम सेल जो संख्या होता है वो सेल अर्थात जो है कोश की क्या करता है, जानकारी देता है। कोश की क्या देखता है भाई, हमारा जानकारी देता है, जानकारी देता है। कोश मतलब कक्षा को बोलते हैं भाई। तो हमारा जो क्या होता है, मुख्य जो क्वांटम संख्या होता है वो किसका जानकारी देता है भाई, कोश या कक्षा की जानकारी देता है ना। ये 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट
कि हमारा जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है उस मुख्य क्वांटम संख्या को n से दर्शाते हैं। दूसरा ये कोष के बारे में जानकारी देता है, सेल के बारे में जानकारी देता है। जैसे ये हमारा नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, हमारे इस प्रकार से कक्षा होते हैं। तो इस कक्षा के बारे में जानकारी देने वाला जो क्या होता है, क्वांटम नंबर होता है, वो मुख्य क्वांटम नंबर होता है। जैसे कौन सा कक्षा है, तो भाई कक्षा को दर्शाने के लिए जैसे पहला कक्षा है, ये हमारा कौन सा है, दूसरा कक्षा है, ये कौन सा है हमारा, तीसरा कक्षा है। तो इस तरीक़ा से ये क्या करता है, कक्षकों की क्या करता है, जानकारी देता है, कोष की जानकारी बताता है, कोष को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर एक हमारा n बराबर 1 है, n बराबर 2 है। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 जो 3 होता है, इसको क्रमशः हम k l और m से भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। मतलब n का मान 1 2 3 न लिख करके n का मान k l m भी क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो कितना पॉइंट हो गया हमारा, 2 पॉइंट। पहला इससे n से दर्शाया जाता है, दूसरा इससे हम लोग किससे दर्शाते हैं, कोष, या यहाँ से कोष की जानकारी मिलता है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि ये जो हमारा क्या होता है, क्वांटम संख्या होता है, वो नाभिक से अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके बीच की जो क्या होती है, दूरी होती है, या उनकी त्रिज्या जो होती है उसकी क्या करता है, जानकारी देता है। तो ये क्या करता है, परमाणु त्रिज्या मतलब नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है या उनकी जो त्रिज्या है, इसकी भी जानकारी किसके द्वारा होता है, हमारा मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा, मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा, किसके द्वारा, हमारा मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा, है ना, नाभिक और जो भी हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है ना, अर्थात जो त्रिज्या है उनकी क्या होती है, जानकारी मिलती है। तो नाभिक से, कहाँ से भाई, हमारा नाभिक से, है ना, अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन के बीच की क्या है, जो दूरी है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन की क्या है, बीच की दूरी अर्थात क्या होती है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु कौन सा भाई, हमारा त्रिज्या की क्या होती है, हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हमको क्या हो गया, हमारी जो है, हमारी किसकी जानकारी मिल रहा है, हमारा मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अर्थात परमाणु त्रिज्या की भी जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है। फोर्थ नंबर चलें तो फोर्थ नंबर में ये होती है कि यहाँ पर क्या होती है, ये जो है आपका जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है वो साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की प्रत्येक कक्षक में ऊर्जा कितनी होती है, इसकी भी जानकारी क्या करती है, हमको देती है, या वो हमको क्या करती है, प्रदान करती है। तो यहाँ पर क्या होती है, ये ऊर्जा की भी जानकारी देती हैं, जो भी हमारी क्या होती है, जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना है, इसकी क्या करती है, जानकारी देती है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, ये हमको किसकी जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉन की, जो भी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की क्या करती है, जानकारी देती है। तो ये लिख देते हैं, कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो क्या है, हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा की क्या करती है, हमारी जानकारी देती है। तो कितना पॉइंट हो गया भाई, हमारा 2-3 पॉइंट हो गया। पहला, इसको स्मॉल n से दर्शाई जाती है, इससे हमको कोष की जानकारी मिलती है या ये कोष को दर्शाती है। तीसरा, मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है अर्थात परमाणु त्रिज्या है, उसकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होती है उनकी जानकारी क्या होती है, हमको यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ पर जो परमाणु त्रिज्या होती है उसको दर्शाने के लिए एक फार्मूला होती है भाई, यहाँ पर कौन सा फार्मूला होती है परमाणु त्रिज्या को दर्शाने के लिए, तो यहाँ पर क्या होती है, Rn होती है, और इसका जो मान है आपका पढ़े हो, बोहर के जो भी नियम था उसमें कितना मान था हमारा, 0.529 है ना, 5 क्या था हमारा भाई, 9 था। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0. क्या होता है हमारा, 5 जो है 29 इंटू 10⁻, कितना था हमारा, माइनस हमारा 8 था हमारा। ठीक है, या तो हम डायरेक्टली जो है इतना को ही क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जितना मान दिया है, तो 0.529 यहाँ पर ये कर दी जा सकती है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये हो जाता है n² और अपान क्या होती है हमारी z से इसको क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। तो ये जो हमारा मान होती है, इस मान के आधार पर क्या की जा सकती है, त्रिज्या को क्या की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है, बताई जा सकती है भाई। उसी प्रकार यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की जो क्या होती है, हमारी जो एनर्जी है, इस एनर्जी को दिखाने के लिए भी एक क्या होती है यहाँ पर फार्मूला होती है, वो होती है हमारी
En से कर सकते हैं एनर्जी की जो होती है, जिसको हम लोग निकाले से -13 पॉइंट कितना था हमारा 6 था, और इसका जो मान होता है वो जेड स्क्वायर, ये हमारी कितनी होती है भाई, हमारी जेड स्क्वायर है ना अपॉन एन स्क्वायर से क्या की जाती है, इसको प्रदर्शित की जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। आप इतना ही देखे थे -30.6 होती है। तो ये एनर्जी जो होती है वो कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ पर जो पहला कक्षक होती है, अगर वहाँ पर जो है पहला कक्षक है, मतलब यहाँ पर एन की जगह कितनी रख दी जाती है, 1 रख दी जाती है, तो उस स्थिति में उसका मान केवल कितनी प्राप्त होती है, -30 पॉइंट, पहला कक्षक के लिए कितना होता है भाई, -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है हमारी, प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर एन का मान कितना रख दी जाती है, 1 रख दी जाती है पहला कक्षक के लिए, तो एन स्क्वायर एन ही होती है। तो उस स्थिति में जो भी मान होती है वो कितना प्राप्त होती है, हमारा -30.6 ही प्राप्त होती है। जैसे ही दूसरा कक्षक में जाई जाती है, तो दूसरा कक्षक में क्या होती है भाई, इसको पूरा लिख देते हैं फिर से, और आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर एनर्जी को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है हमारी, ये हो गया En इक्वल टू कितनी होती है हमारी, ये होती है आपकी जो है -30 पॉइंट क्या होती है हमारी 6, और डिवाइडेड बाई क्या होती है हमारी n स्क्वायर। जेड आप करना चाहें तो कर सकते हैं, हमारा जेड स्क्वायर है ना, तो ये हमारा कर देते हैं हम लोग, ये हो गया जेड स्क्वायर अपॉन एन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में की जाती है। तो यदि यहाँ पर जो मान दिया गया है, इस मान को अगर क्या की जाती है, रखी जाती है, यदि हम इसी मान को किसका देखते हैं, पहले कक्षक के लिए देखते हैं, तो En बराबर कितना रख देते हैं भाई, हमारा -30.6 अपॉन 1 रखते हैं। तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 स्क्वायर भी है तो 1 ही प्राप्त होती है, इसलिए पहला कक्षक की ऊर्जा -13.6 प्राप्त होती है। अब इसी के जगह अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर जो है दूसरा कक्षक में अगर हम चले जाएं, दूसरा कक्षक में जैसे ही क्या करते हैं, जाते हैं, तो इसका जो मान होता है वो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा, वहाँ पर 2 लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी 2 लगाते हैं, तो 2 दूनी कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो -13.6 को जब 4 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो ये कितना हो जाता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। एक हमारा क्या हुआ है, हमारा बचा हुआ है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरफ से कर देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 चौक कितना होता है, 16 प्राप्त होता है। तो उस स्थिति में जो दूसरा नंबर का आपको क्या दिख रहा है, जो कक्षा दिख रहा है, जिसको हम लोग L से दर्शाते हैं, इसकी जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी कितनी होती है भाई हमारा, ये 3 पॉइंट कितनी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इस तरीक़े से प्रत्येक कक्षक की जो ऊर्जा है वो इस फार्मूला के द्वारा क्या की जा सकती है, निकाली जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है, और यहाँ से रेडियस क्या की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। तो ये कौन सा क्वांटम संख्या हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या। क्या क्या देखें, इसको n से दर्शाते हैं, यहाँ कोषों से कोष की जानकारी मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है n का मान 1, 2, 3, 4 या KLM क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। यहाँ पर ये जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो आपका नाभिक से लेकर के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, मतलब परमाणु त्रिज्या को प्रदर्शित करती है। साथ ही साथ जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो आपका कितनी होती है उसको भी जानकारी देती है। ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, जो भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले माइनस क्या था हमारा, 13 पॉइंट क्या था, 6 था, अब कितना हो गया हमारा 3 पॉइंट हमारा 4 हो गया। आगे अगर हम करेंगे, सब माइनस में है भाई, है ना, ये माइनस में, आगे अगर करते जाते हैं तो ये मान क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर 3 रखते हैं, कक्षा नंबर किसके लिए देखें, अगर हम 3 के लिए देखें, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाता है, मतलब 3 तिया कितना हो जाता है भाई, 9 हो जाता है। और 9 को 13 से क्या करते हैं हम लोग, काटते हैं। अगर -30.6 को अगर कितना से काटते हैं, 9 से काटते हैं, तो लगभग 9 एक बार जाता है, 9 एकम 9, तो 9 एकम 9 हो गया। उसके बाद कितना बचा है हमारा, ये 10 और 4 बचा है, तो कितना बच गया हमारा यहाँ 46। तो उसको अगर करते हैं तो 9 को 9, 9 18, 9 3 37, 9 2 36, 9 5 6 45, तो लगभग 1 पॉइंट कितना जाता है, इसमें 5 जाता है भाई। कितना जाता है ये 1 पॉइंट हमारा जो है 5 यहाँ से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये कितना हो गया इसका 1.5 माइनस में रहता है हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाता है, प्राप्त होता है। तो देखो पहला कक्षक की एनर्जी कितना था, -13.6 था, दूसरा का एनर्जी कितना है हमारा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और थर्ड का 1 पॉइंट। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है हमारा, कम
क्रमशः कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब एनर्जी बढ़ रहा है, क्योंकि माइनस जब भी क्या होता है कम की ओर जाता है मतलब उसका मान क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस तरीक़े से हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे कक्षा क्या होते जाता है आपका बढ़ते जाता है, वैसे वैसे एनर्जी क्या होते जाता है आपका बढ़ते जाता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं भाई, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कुछ बातें जो कि मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। और भी बातें हैं जो मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और क्या क्या बातें हैं भाई उसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मुख्य क्वांटम जो संख्या है उस संख्या में हम जो है पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षा है ना, कक्षा अर्थात क्या होता है भाई, सेल में ना कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा है ना, पहला में कितना भरेगा, दूसरा में कितना भरेगा, वो जो है आपका एक सूत्र से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो ये 4th नंबर बोल देते हैं। तो कक्षा या सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये जो है आपका एक सूत्र हमारा 2n² से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। किससे निकाल सकते हैं भाई, हमारा 2n² से। 2n² क्या होता है हमारा, यहाँ से एक फार्मूला है 2n²। ये जो फार्मूला होता है उस फार्मूला के आधार पर हम बता सकते हैं कि पहला नंबर का कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ से क्या किया जा सकता है, आपका निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं भाई, हम देखते हैं हम लोग। जैसे हमारा क्या होता है, n बराबर अगर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 1 रख देता हूँ। तो n बराबर कितना रखता हूँ भाई, मैं 1 रखता हूँ। तो n बराबर 1 रखता हूँ इस फार्मूला में, तो कितना प्राप्त हो जाता है हमारा 1। और ये कितना हो गया, पहले हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2। फार्मूला में पहले से क्या दिया है हमारा, 2 दिया गया है। तो ये अंततः हम लोग देखेंगे इसका मान, तो हमको कितना प्राप्त होगा। n बराबर कितना रखा हुआ मैं, अगर मैं n बराबर मैं रख दिया 1, तो 1 रखता हूँ तो कितना हो जाता है 1, और ये हो जाता है आपका स्क्वायर इंटू कितना हो जाता है 2। तो इस प्रकार से अगर देखूं तो ये क्या हो जाता है, 1 कम 1 और 2 1 कम 2। मतलब पहला कक्षक में अगर हम क्या करते हैं, या n का मान कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो हमारा जो भी क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना प्राप्त होता है हमारा, 2 प्राप्त होता है। मतलब पहला कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। वो यहाँ से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं उस फार्मूला को लगाता हूँ और n की जगह कितना रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो ये स्क्वायर हो जाता है। तो 2 1 कम कितना होता है, 2 प्राप्त होता है। मतलब पहला जो कक्षा है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है हमारा, 1 होता है। अब यहाँ पर मैं अगर 2 n की जगह 2 रख दूँ भाई, है ना, तो ये हो जाता है हमारा n बराबर 2 रखूँ अगर, तो 2 रखता हूँ तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 2 पहले से है, 2 पे हो गया, स्क्वायर चला गया, तो 2 दूनी 4 हो जाता है स्क्वायर में, और 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाता है 8। तो दूसरा हमारा जो कक्षा होता है, उस दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 भरता है। तीसरा अगर हम चले जाएँ तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो गया, 3 3 9 हो गया, 9 दूनी कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। तो तीसरा जो कक्षा होता है उसमें 18 हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका आता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं कि कौन से कक्षा में, ये हमारा कौन सा है, हमारा कक्षा है। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार बाकी का भी क्या किया जा सकता है, इस फार्मूला के बेसे पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या किया जा सकता है भाई, ज्ञात किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो बातें हमारे मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो इतना सारे पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि पहला चीज़ तो ये कि ये हमारा किससे दर्शाया जाता है, हमारा n से दर्शाया जाता है। यहाँ से आपको जो है सेल की जानकारी मिलती है ना। उसके अलावा ये नाभिक परमाणु त्रिज्या की जानकारी देता है, अर्थात नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की जानकारी देता है। साथ ही साथ यहाँ पर कक्षा जो होता है उसको क्रमशः 1 2 3 या KLM से दर्शाते हैं। और यहाँ पर एक सेल में एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त होता है, हमारा 2n² से प्राप्त होता है। मतलब हमेशा पहला जो कक्षा होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर दूसरा उधर करेगा तो हमारा 3, और आगे इस प्रकार से क्रमशः जो है आपका 18 फिर 32 है ना, फिर 32 इस प्रकार से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया हमारा मुख्य क्वांटम
संख्या। अब वो 18 होता है भाई, वो एक ही कक्षक में नहीं होता है, एक ही सब सेल के अंदर कई सब सेल होते हैं, जो हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो हम लोग देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बोल रहे हैं ना 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं होता है कि वो केवल एक ही कक्षक में, उसमें कई सब सेल होते हैं ना, जो हम देखेंगे। जैसे sp-d सब सेल होते हैं। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो देखो कितना हो जाता है, 10 और 6 16, और 16 और 2 कितना हो जाए, 18 होता है। तो ये जो सारे हमारे सब सेल होते हैं वो एक कोष के अंतर्गत आ सकते हैं, तो इसलिए 18 काउंट कर रहे हैं ना, वो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे क्वांटम संख्या के पास चलते हैं। दूसरा क्वांटम संख्या कौन सा है भाई, हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या है। ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है। अब ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ द्विगंशीय क्वांटम संख्या। क्वांटम क्या देखा है हमको, संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होता है, जिसे अजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं, इसको अगर हम देखें तो ये जो होता है इसको स्मॉल l से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है भाई, स्मॉल l से दर्शाया जाता है। पहला पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा द्विगंशी क्वांटम जो संख्या होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल l से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, स्मॉल l से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। पहला पॉइंट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ये सब सेल की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है भाई, हमारा सब सेल। सब सेल मतलब क्या होता है, उपकोष की जानकारी देता है। उपकोष की क्या करता है, ये जानकारी देता है। उपकोष की क्या करता है भाई, हमारा जानकारी देता है, जानकारी देता है। यहाँ से हमारा जो सेल जो होता है ना देख करके सब सेल की क्या करता है, जानकारी देता है। तो ये हमारा दो पॉइंट तो यही हो गया। पहला पॉइंट कि इसको स्मॉल एल से दर्शाते हैं, दूसरा ये हमको क्या करता है, सब सेल की क्या करता है, जानकारी देता है, उपकोष की जानकारी देता है। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि एल का जो मान होता है वो कभी भी क्या होता है, एन के मान के बराबर नहीं होता है भाई। एल का जो क्या होता है, हमारा जो मान है, एल का जो मान होता है, एल का मान की बात करें तो 0 to कितना होता है हमारा, एन माइनस कितना होता है, एल से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, 0, और यहाँ से लेकर के कहाँ तक है भाई, हमारा एन माइनस क्या होता है, हमारा 2 होता है। फिर क्या होता है हमारा, एन माइनस क्या होता है, एल से इसको दर्शाया जाता है। एन माइनस कितना होता है हमारा, एल से दर्शाया जाता है, एन माइनस 1 से दर्शाया जाता है भाई। इसको एन माइनस किससे दर्शाते हैं, 1, एन माइनस 1 से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। मतलब कभी भी एल और एन का जो मान होता है वो बराबर नहीं होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यदि एन बराबर क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो उस स्थिति में एल बराबर कितना होता है हमारा, 0 होता है। और जब भी एल बराबर 0 होता है वो इस सब सेल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो एन बराबर अगर 1 हो तो एल बराबर क्या होता है हमारा, 0 होता है। और 0 जो है वो इस सब सेल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है भाई। किसको प्रदर्शित करता है हमारा, एस। जब भी आता है ना 0, अगर एन बराबर 1 हो और एल बराबर क्या होता है, बराबर नहीं होता है, 1 हम लोग क्या करते हैं, माइनस करके चलते हैं। तो एन बराबर 1, एल बराबर 0 हो तो एस जो है सब सेल को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। किसको दर्शाता है भाई, ये एस सब सेल को दर्शाता है। दूसरा अगर देखें, एन बराबर अगर क्या होता है, 2 होता है, तो उस स्थिति में एल बराबर कितना होता है, 0 और 1 होता है। और उस स्थिति में 0 और 1 होता है, तो 0 तो एस को दर्शाता है, लेकिन जो 1 होता है वो जो है आपका जो है 2 मान ऐसे लिखते हैं, लेकिन 2 मान में कितना मान प्राप्त होता है हमारा, 1 मिलता है। 1 कम लिखते हैं हम लोग, एन माइनस 1 तो 1 होता है। तो ये पी सब सेल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पी सब सेल हो गया। यदि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, n बराबर कितना करते हैं भाई, 3 करते हैं, तो उस स्थिति में 1 कम हो जाता है 2, तो इस स्थिति में ये डी सब सेल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, डी सब सेल को दर्शाता है। और यदि यहाँ पर 4 करें तो n बराबर जब 4 हो जाता है तो l बराबर कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। और ये जो है f सब सेल को क्या करता है, दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। सबसे पहले द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो l से डिनोट किया जाता है, ये सब सेल की जानकारी देता है। और l का मान कभी भी क्या होता है हमारा,
एन के बराबर नहीं होता है, मुझसे हमेशा क्या होता है, कम होता है। यदि एन बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो एल बराबर 1 कम होता है, मतलब 0 होता है। अगर एल का मान 0 हो तो वह किसको कर दर्शाता है भाई, एक हमारा एस सब सेल को दर्शाता है। एन बराबर 2 हो तो एल बराबर 1 होता है, और वो जो है पी सब सेल को दर्शाता है। एन बराबर 3 हो तो एल बराबर क्या है, डी 2 होता है, और ये हमारा डी सब सेल को क्या करता है, दर्शाता है। और एन बराबर 4 हो और एल बराबर यहाँ पर 3 हो जाता है, तो ये एफ सब सेल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, इसको समझाया जा सकता है। ये हमारा क्या होता है, इस प्रकार से 4 सब सेल जो कि सेल के अंदर होता है, क्या होता है, पाया जाता है। एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, और ये क्या होता है, एफ सब सेल होता है। ये सब सेल का होता है शार्प, आप पहले पढ़ चुके हो। एस को क्या बोलते हैं भाई, हम लोग शार्प बोलते हैं, है ना, पहले हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। पी का क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल। और इसका क्या होता है हमारा, डी का क्या होता है हमारा, डिफ्यूज्ड बोल सकते हैं, है ना, डिफ्यूज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई हमारा, डिफ्यूज्ड। ये डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड, है ना, और डिफ्यूज्ड। और एक होता है फंडामेंटल। तो इस प्रकार से ये फंडामेंटल होता है। एस का मतलब होता है शार्प, पी का होता है हमारा प्रिंसिपल, डी का होता है डिफ्यूज्ड, और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। तो इस प्रकार से इसका नाम को भी क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका अगर हम आकृति की बात करें तो सब सेल की आकृति के बारे में जानकारी देता है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो हमारा ये जो एस कक्षक होता है वो कैसा होता है, हमारा गोलाकार होता है। पी अगर हम कक्षक की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, डमलाकार होता है। अगर हम डी कक्षक की बात करें तो डी कक्षक जो है द्विडमलाकार आकृति को प्रदर्शित करता है। एफ के बारे में फिलहाल कुछ तो कोई जानकारी नहीं है भाई। तो ये द्विघांसी क्वांटम संख्या हो गया। पहला एल से दर्शाया जाता है, ये वो कोषों की जानकारी देता है। एल का मान कभी भी जो है एल के मान के बराबर नहीं होता है। यदि यहाँ पर ये एन बराबर इतना होता है तो एल का मान इतना होगा, और वो क्रमशः 0 हो एल का मान तो सब एस सब सेल दर्शाता है। पी हो 1 हो तो पी सब सेल दर्शाता है। डी हो या 2 हो तो डी सब सेल को, और एल बराबर 3 हो तो वो एफ सब सेल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे ये जानकारी क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और भी कुछ पॉइंट है जो इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये हमारा क्या होता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अगर 4th नंबर की बात करें तो 4th नंबर का पॉइंट ये कहता है कि हमारा जो क्या होता है, ये जो द्विघांसी क्वांटम संख्या है उस क्वांटम संख्या में एक सब सेल में, मतलब जैसे एस सब सेल है, पी सब सेल है, डी सब सेल है या एफ सब सेल है, तो उस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, भर सकता है, वो जो है आपकी जानकारी एक फार्मूला जो होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सब सेलों में इलेक्ट्रॉन की जानकारी, किसकी जानकारी भाई, इलेक्ट्रॉन की। तो लिख सकते हैं सब सेल में इलेक्ट्रॉन की जानकारी, सब सेल में इलेक्ट्रॉन की जानकारी है ना, किससे मिलती है हमको, एक सूत्र है 2, और ये होता है 2l + 1। एक हमारा क्या दिया है, फार्मूला दिया है। इस फार्मूला का उपयोग करके हम बता सकते हैं कि किस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे पहले 2n² के आधार पर बता सकते थे कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे ही हम बता सकते हैं कि किस सब सेल में, अर्थात एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, डी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, और एफ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। वो फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे यदि हम क्या करते हैं, ये जो है एल की जगह 0 रखते हैं, और एल बराबर 0 मतलब दिख रहा है हमारा, एल बराबर 0 मतलब कौन सा सब सेल होता है भाई, एस सब सेल होता है। ये विशेष याद रखेंगे भाई, किसको, ये जो हमारा मान है उसको, ठीक है, ये मान बहुत जरूरी है। एल बराबर 0 होगा तो एस सब सेल, एल बराबर 1 होगा तो पी सब सेल, एल बराबर 2 होगा तो डी सब सेल, एल बराबर 3 होगा तो पी एफ सब सेल, ठीक है। तो चलिए अगर हम इस फार्मूला के बेसिस पर अगर हम रख देते हैं, जैसे ये 2 है और 2 के अंदर में क्या है, 2 है, और एल बराबर मैं 0 रख देता हूँ, प्लस क्या हो जाता है 1, तो उस स्थिति में इन दोनों का मान तो 0 हो जाता है भाई, तो बस क्या आ जाता है 2,
और इधर क्या बचा 1, तो 2 1 कम कितना होता है 2, 2 1 कम 2 होता है, मतलब एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है हमारा जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है पाया जाता है। तो हमने क्या कर दिया भाई यहाँ पर ये फार्मूला एल के बराबर 0 रखा, मतलब हम लोग ये जो है एस सब सेल की बात कर रहे हैं ना, ये देखो एल बराबर 0 है मतलब सब सेल कितना होगा एस होगा। तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा सब सेलों की संख्या की बात करें तो ये जो हमारा देख रहे हैं ये 0 रखे हैं, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में होगा भाई हमारा एस सब सेल में क्या होता है पाया जाता है। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में होगा भाई ये हो जाएगा आपका एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है पाया जाता है। सब सेल कौन सा सेल भाई हमारा एस सब सेल में, एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, किसके अनुसार फार्मूला के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इसका होगा हमारा एस सब सेल के अंतर्गत क्या होता है पाया जाता है। तो एक सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू ये फार्मूला के आधार पर, ठीक है। ये पहला हो गया। अगर हम क्या करते हैं अब एल बराबर कितना रख देते हैं 1 रख देते हैं, तो उस स्थिति में हम कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है हमारा 2 कर दिए, 2 इंटू जो है 0 तो नहीं होगा, आप कितना रखेंगे भाई उसका 1 रखेंगे। चलिए तो 1 रखते हैं तो 2 इंटू ये हो जाता है हमारा 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 2 1 कम 2, 2 और 1 3 और 3 दूनी कितना हो जाता है 6 हो जाता है। तो 6 जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस सब सेल में पाया जाता है भाई पी सब सेल में क्या होता है ये पाया जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं थर्ड की ओर चलूँ तो यहाँ पर 2 तो रहेगा ही, यहाँ पर मैं कितना करूँगा 2 तो यहाँ पर भी करूँगा, ठीक है फार्मूला के अनुसार। तो ये कितना हो जाता है हमारा 2 इंटू 2 प्लस कितना हो जाता है 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन किसका होता है भाई हमारा डी सब सेल का होता है। डी क्या होता है हमारा सब सेल में क्या होता है पाया जाता है। और फोर्थ नंबर जाऊँ तो ये 2 हो जाता है, ये भी 2 हो जाता है, इंटू 3 हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 3 दूनी 6 और 1 7 और 7 दूनी कितना होता है 14 होता है। और ये 14 इलेक्ट्रॉन कौन सा सब सेल में पाया जाता है भाई हमारा ये सब सेल पाया जाता है, एफ सब सेल में क्या होता है ये पाया जाता है। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं इस फार्मूला के आधार पर किस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भाई हमारा ये हमारा होता है 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सब सेल जो होता है उसमें आपका जो है 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या होता है प्रदर्शित होता है। वैसे यहाँ पर जो है आपका बाउ या हुंड उधर जो पढ़ने वाले हैं तो एक पाउली का हमारा क्या है हमारा अपवर्जन नियम है, उसके आधार पर बोला जाता है कि एक कक्षा जो होता है इस कक्षा में है ना, अभी फ़िलहाल हम लोग कक्षा बात नहीं किए हैं, बट सब सेल के अंदर क्या होता है हमारा कक्षा होता है और उस कक्षा में एक कक्षा में मिनिमम कितना होता है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक कक्षा है मतलब एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। इसमें चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये कितना होता है हमारा 3 कक्षा में क्या होता है ये भरता है। क्यों? क्योंकि पाउली ने बोला है कि अधिकतम एक कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं हम लोग भर सकते हैं। तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब एक सब सेल होता है हमारा, एक कक्षक होता है। दूसरा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक सब सेल के अंदर 3 कक्षा होता है, 1 2 3 4 5 और 6। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इस 10 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए जो डी सब सेल होता है इसके अंतर्गत जो है आपका 5 कक्षक क्या होता है पाया जाता है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है पाउली के अनुसार, तो इसमें 5 कक्षक होता है और 10 इलेक्ट्रॉन भरता है। और यहाँ पर क्योंकि हमारा 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हमको 7 कक्षक क्या हो सकता होता है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो इस तरीक़ा से यहाँ से कक्षक की संख्या भी मैं आपको बता दिया। 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब एक कक्षक, 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब 3 कक्षक, 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब 5 कक्षक और 14 इलेक्ट्रॉन है तो 7 कक्षक। इस प्रकार से हम भर सकते हैं। पाउलिन बताया है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं भर सकते हैं भाई। तो ये कुछ बातें हो गया द्विघांसी क्वांटम नंबर का, ठीक है।